हमारे विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता सम्माननीय शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री दिलीप घोष जी, भाई मंगल पांडे जी, ज्योतिर्मय महतो जी हमारे सांसद, जगन्नाथ सरकार जी हमारे सांसद, आशा लकड़ा जी जो राष्ट्रीय मंत्री हैं, अमित मालवीय जी, अमित चक्रवर्ती जी, अर्जुन विश्वास जी हमारे जिला के अध्यक्ष, सम्मानित मंच और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में एकत्र आए देवियों और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी, सबसे पहले तो सभी के नमस्कार। मित्रों, आज मुझे इस पवित्र भूमि जो गौड़िया मठ की भूमि है और जो आदिकाल मंदिर का स्थान है और यह पवित्र स्थान जहां स्वामी शीला प्रभुपाद जी का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा और चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान और कर्म स्थान रहा और प्रभुपाद जी का धार्मिक स्थान रहा, ऐसी पवित्र भूमि को मैं नमन करता हूं और आपसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, हम सब लोग जानते हैं कि आज जब मैं यहां नादिया की कृष्णा नगर की इस पवित्र भूमि पर आया हूं तो जिस तरीके से राजनीति एक अपना मोड़ ले रही है उसके बारे में अभी शुभेंदु अधिकारी जी ने और हमारे सुकांत मजुमदार जी ने बहुत गहराई से आपके सामने रखा है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे चल रहा है। उन्होंने ये भी बताने का प्रयास किया कि दुनिया में आज भारत की तस्वीर और तकदीर बदली हुई दिखती है और दुनिया को एक अपना स्थान देने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने कर्तृत्व से, अपनी नीतियों से किया है। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तो मैं आप लोगों को देख रहा था, किसी ने भी मुंह पर मास्क नहीं लगाया है और सब लोग बहुत नजदीक नजदीक बैठे हैं। यह तस्वीर आप दुनिया के किसी और देश में नहीं देख सकते। अमेरिका में भी और चीन में भी अभी देश कोरोना से लड़ रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 140 करोड़ का देश 220 करोड़ का वैक्सीनेशन टीकाकरण लेकर के स्वास्थ्य का कवच पहन करके बैठा है। यह बदलता भारत है। एक समय था इस देश में चेचक की दवा को आने में 25 साल लग गए। इस देश में टेटनस की दवा को आने में 27 साल लग गए। इस देश में पल्स पोलियो के प्रोग्राम को पोलियो से 2 बूंद के इलाज के लिए 30 साल राष्ट्रीय प्रोग्राम बनने में लग गए। लेकिन कोरोना की मार जब पड़ी तो कोरोना के अंदर 9 महीने के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नहीं 2 वैक्सीन भारत में बन करके तैयार हुई और आपको दी गई, ये हमको सबको मालूम है। और आज भारत 100 देशों को वैक्सीन देने वाला देश बन गया। 100 देशों को, जिसमें से 50 देशों को मुफ्त देने वाला भारत बन गया। कभी आपने सोचा था कि भारत देने वाला भारत होगा? भारत हमेशा लेने वाला भारत था।
ये मोदी जी के नेतृत्व में आज दुनिया में भारत देने वाला भारत बन गया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज अगर मैं बात करूं वाला भारत बन गया, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। मित्रों, आज अगर मैं बात करूं, आप सबके पास मोबाइल है ना? मोबाइल सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? है कि नहीं है? 2014 में 92% मोबाइल बाहर से आता था और 2022 में 97% मोबाइल अब भारत में बनता है। भारत दुनिया को देने के लिए तैयार हुआ है। और ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, इस पर भी अब लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। अब यह भी इंडिया में बनने लगा है। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, दुनिया में हम स्टील मंगवाया करते थे, आज दुनिया को इस्पात देने वाला भारत दूसरे नंबर का देश बन गया है। आज भारत सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवाई भारत को ही नहीं दुनिया को देने वाला भारत बन गया है, यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। आज केमिकल में भारत सबसे आगे निकल गया है। आज डिफेंस में जहां यूपीए की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में भ्रष्टाचार होता था, पनडुब्बी खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार, हेलीकॉप्टर खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार, अगर कुछ और खरीदने जाओ तो भ्रष्टाचार। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत का एक्सपोर्ट, भारत डिफेंस में एक्सपोर्ट 364% हमारा बढ़ गया और दुनिया को भारत सप्लाई करने लगा है। यह भारत की तस्वीर बनी है। आप बताइए, दुनिया में भारत की धाक बनी है कि नहीं बनी है? बनी है कि नहीं बनी है? मोदी जी के समय बना है कि नहीं बना है? अभी आपके सामने मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हम 10वें नंबर की इकोनॉमी होते थे, लेकिन आज जब दुनिया कोरोना से लड़ रही है, जब यूक्रेन की लड़ाई दुनिया को सप्लाई चेन में तंग कर रही है, तो भारत, जिस देश ने हमको 200 साल राज किया, ब्रिटेन, उसको पिछाड़ करके 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना होगा। आप बताइए, एक समय में आप कहते थे ये जापान की गाड़ी है, ये टोयोटा है, ये डैटसन है, ये जापान का काम कैमरा है। आप कहते थे कि नहीं कहते थे? कहते थे कि नहीं कहते थे? आज भारत गाड़ी बनाने में, कार बनाने में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जापान को पिछाड़ करके तीसरे नंबर का देश हो गया है। यह भी हमको याद रखना चाहिए। अब हमसे आगे सिर्फ 2 देश हैं, अमेरिका और चाइना, और उसके बाद भारत है जो सबसे ज्यादा गाड़ियां बना रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भारत सबसे आगे निकल रहा है। यह बदलती तस्वीर है और इसी तरीके से देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। अभी अभी शुभेंदु अधिकारी जी आपसे चर्चा कर रहे थे कि हमने शौचालय दिया, हमने आवास दिया, हमने गैस का कनेक्शन दिया, हमने गांव में बिजली पहुंचाई। मित्रों, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं। मैं 1993 में एमएलए, एक इंदिरा आवास योजना, बताओ कहां दूं? और मैं बोलता था कि अगर 2 पंचायतों में एक घर मिला है इंदिरा आवास का, तो तू ही रख ले अपने पास, मैं किसको दूंगा? यहां 100 बीमार है और 1 अनार है, क्या किया जा सकता है? लेकिन आज मोदी जी के राज में 3 करोड़ 60 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान बना करके दुनिया को दी गए हैं। यह हमको ध्यान रखना चाहिए। हम जाते थे सड़क बनाने के लिए, हमारा बजट साल भर का होता था 2 करोड़, मेरी सड़कें होती थी 40। कहां डालेंगे इस पैसे को? लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में एक सड़क पर 5-5 करोड़ रुपए आया और हमारी सारी सड़कें बनकर के तैयार हुई। गांव में सड़क पहुंची, सभी
मौसम में चलने वाली सड़क पहुंची। ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। गैस का सिलेंडर, बोलिए बहनों, आपको पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? गैस का सिलेंडर पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया? लेकिन मित्रों, मुझे 2-3 बातें बड़े दुख के साथ कहनी पड़ती है कि यहां आवास योजना का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यहां शौचालय का पैसा भी खा लिया गया। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि मनरेगा में भी यहां भ्रष्टाचार हुआ है। ये क्या है? ये बंगाल की हालत क्या बना रखी है दीदी आपने? अभी बता रहे थे, सुकांतो मजूमदार जी बोल रहे थे कि गोरू खा गए, बालूर खा गए, कोयला खा गए, कुछ छोड़ा ही नहीं खाने से। और शौचालय की भी बात कर रहे थे। ये आपके बांग्ला भाषा में ये क्या क्या बोल रहे थे वो भी मैंने सुना। कैसी हालत ला करके खड़ी कर दी है। पैसा भेजे मोदी जी, पैसा भेजे मोदी जी, और यहां तुम घोटाला कर लो, और जब तुम्हारी इंक्वायरी हो तो बोलो कि भारत सरकार मेरी दुश्मन है। चोरी भी करनी और सीना जोरी भी करनी। चोरी भी करोगे और सीना जोरी भी करोगे। अभी अभी सुधेंदु अधिकारी जी कह रहे थे, धोरो धोरो चोर के धोरो, जेल में भरो। मित्रों, कमल के वोट पर निशान लगाओ, धौर भी देंगे, जेल में डाल भी देंगे। याद रखना, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। आप चिंता मत करो, आपने एक काम करो, और वो काम यह है कि कमल के निशान पर वोट डालो, और हम उनको धौरेंगे भी और जेल में डालेंगे भी। ये भी आप ध्यान रखो। लेकिन मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। सारी बातें सुकांतो मजूमदार जी ने आपको बता दी हैं। सारी बातें आपको सुधेंदु अधिकारी जी ने बता दी हैं। केंद्र पैसा भेजता है और आपके यहां भ्रष्टाचार होता है। बोलो, टोलाबाजी होती है कि नहीं होती है? बोलो, आपने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अनाज की चोरी की है कि नहीं की है? आपने गरीबों को अनाज पहुंचाने में भ्रष्टाचार किया है कि नहीं किया है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के पैसे में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आपने सौभाग्य योजना में घोटाला किया है कि नहीं किया है? के पैसे में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आपने सौभाग्य योजना में घोटाला किया है कि नहीं किया है? आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाला किया है कि नहीं किया है? और जब आपकी इंक्वायरी होती है तो दीदी आप तिलमिला जाते हो, बोलते हो मोदी सरकार, मोदी सरकार, मोदी सरकार। अरे मोदी सरकार ईमानदार सरकार, आपकी सरकार बेईमान सरकार। इस बात को आपको समझना होगा। और मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से कहा है, भ्रष्टाचारियों को छोड़ेंगे नहीं, जेल में डाल करके ही हम चैन लेंगे। ये बात हमने कही है। अभी देखो, अगर सुधेंदु अधिकारी को जज के माध्यम से राहत मिलती है और जज ये कहता है कि सुधेंदु अधिकारी को गलत तंग किया जा रहा है, तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जज के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और जुडिशरी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। अगर तुम्हारी इंक्वायरी प्रधानमंत्री आवास योजना में हो जाती है तो आप गुस्सा कर जाती हैं और आप बोलती हैं कि हमारे को काम नहीं करने दिया जा रहा है। अगर आपकी इंक्वायरी मनरेगा में किसानों के पैसे को खाने पर होती है तो आपको चिंता हो जाती है। आप बताइए, सबसे ज्यादा ह्यूमन ट्रैफिक यहां हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप बताइए, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था ध्वस्त है कि नहीं है? आप बताइए, कानून व्यवस्था चरमरा गई है कि नहीं है? आप बताइए, टोलाबाजी हो रही है कि नहीं हो रही है? आप बोलिए, तृणमूल कांग्रेस की गुंडागर्दी चल रही है कि नहीं चल रही है? इसको रोकना है कि नहीं रोकना है?
मित्रों, इसका रास्ता एक ही है और वह रास्ता है भारतीय जनता पार्टी। चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो। बताओ, यहां जब लोकसभा का चुनाव होगा, कृष्णानगर में कमल खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? मेरी ये आवाज सुन करके दीदी गुस्सा हो जाती है। आप जब बोलते हो खिलेगा तो उनको गुस्सा आ जाता है, उनको चिंता हो जाती है। और मैं कई बार उनको बोलता हूं, एक बैठक में हमारे बगल में बैठी थी, मैंने बोला दीदी इतना गुस्सा मत किया करो, आप संविधान के तहत काम करो, नियम कानून के साथ चलो, भ्रष्टाचारियों का साथ छोड़ो और ईमानदार तरीके से आप बंगाल की सेवा करो। आपको भगवान ने मौका दिया है। हम तो समझा सकते हैं, मैं तो अभी भी कहूंगा दीदी को, सम्माननीय दीदी को सद्बुद्धि दे, सुबुद्धि दे, अच्छे तरीके से काम करो, गुस्सा मत करो, संविधान को मानो, नियम कानून पर चलो और समाज की सेवा करो। और मैं हमेशा उनको कहता हूं, दीदी এত রাগ করো না, স্বাস্থ্যের জন্য ভালো নয়, शांतिर संगे चिंता करो और संविधान में काज करो, संविधान के साथ संविधान को मान करके काम करो। ये राजनीति में आना जाना लगा रहता है, सत्ता किसी की भी नहीं होती है। हमने सिद्धार्थ शंकर रे के समय से देखा है, हमने सीपीएम का जमाना भी देखा है, हम आपका भी जमाना देख रहे हैं और अब बंगाल की जनता कमल का जमाना देखने के लिए आतुर हो रही है। इस बात को हमको समझना होगा और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं, ये जो जंगल राज यहां चल रहा है, दीदी को सुबुद्धि दे, उनके पास अभी मौका है, वो ठीक करें। और अगर ठीक नहीं करेंगे तो ये जनता सबको सबक सिखाना जानती है और ये जनता आपको भी सबक सिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी को आगे ले जाएगी, ये मेरा विश्वास है। मित्रों, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिर्फ एक ही निवेदन करने के लिए आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी सारे देश में आगे बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, सबकी चिंता हो रही है, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और जब मैं बंगाल की बात करता हूं तो मैं आयुष्मान भारत यहां खड़ा करना चाहता हूं। गरीब लोगों को मुफ्त इलाज हो, इसकी चिंता करना चाहती हैं, लेकिन दीदी बोलती है होबे नॉय, होबे नॉय, होबे नॉय, करना नहीं। आप बोलो ऐसी चीज रहनी चाहिए क्या? यहां आयुष्मान भारत लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों का इलाज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? गरीबों को मुफ्त इलाज करने के लिए उनकी ऑपरेशन की सुविधा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसके रास्ते में जो रोड़ा अटकाए उनको घर बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? बैठाना चाहिए कि नहीं बैठाना चाहिए? तो उनको घर बैठाओ और यहां के लोगों को काम दो और बंगाल को आगे बढ़ाओ, सारे देश के साथ आगे ले जाओ। यही मैं निवेदन करने आया हूं। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय बंगाल। धन्यवाद सर्वभारतीय सभापति जगत प्रकाश नाड्डा जी के। তিনি জনসম্পর্ক সভা করতে এসে জনসমুদ্রে পরিণত হয়েছে। সমস্ত ভারতীয় কার্যকর্তা কর্মীকে গৌরব অভিনন্দন। আজকে যারা উপস্থিত হয়েছে নদিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলার পক্ষ থেকে সকলকে ধন্যবাদ জানাই। সেই সঙ্গে ধন্যবাদ জানাই মিডিয়া এবং পুলিশ প্রশাসন থেকে শুরু করে আজকে যারা মঞ্চ থেকে শুরু করে যারা আমাদের পূর্ণভাবে সহযোগিতা করেছে তাদেরকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। তাই এত এলাকার সমস্ত